20वीं सेंचुरी में यूएसए में लोअर इनकम फैमिली हर साल औसतन $412 लॉटरी खरीदने पर खर्च कर देते थे, जो कि एक हाई इनकम फैमिली से 4 गुना अधिक था। लेकिन जब कोई बड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम या बड़ी आपदा खड़ी हो जाती तो वो 40% अमेरिकी $400 भी नहीं जुटा पाते थे। लॉटरियों पर $412 खर्च करने वाले वो लोग प्रॉब्लम के समय $400 का भी प्रबंध नहीं कर पाते थे। ये बात सुनने में कितनी मूर्खों वाली लगती है, लेकिन आपको बता दूं, कोई भी मूर्ख नहीं है। हमें वो बात इसलिए मूर्खों वाली लगी क्योंकि हमारी कंडीशन या कह लो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी जैसी नहीं है। उन पर रोज क्या बीतती है ये वो ही जानते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जब कोई फैसला लेता है, देखने वाले को गलत लगेगा और हो भी सकता है कि वो फैसला गलत हो, जैसा कि लॉटरी पर पैसे वेस्ट करने वाले सबसे बड़ी भूल है। लेकिन जो निर्णय ले रहा है वो अपने हालात, अपने सोचने की कैपेबिलिटी के मुताबिक ले रहा है। हमें हमारे फैसले गलत होने का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं कि ये दुनिया कैसे काम करती है, जबकि होता इसका उल्टा ही है। दोस्तों, हमारे डिसीजन, वो भी खासकर मनी डिसीजन, वो ही हमें गरीबी या फिर अमीरी की दिशा में लेकर जाते हैं। फ्रेंड्स, एक जबरदस्त बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी जो हमें पैसों के मनोविज्ञान को बताती है, इसके राइटर मॉर्गन हाउसल का दावा है कि ये किताब आपके पैसों के लिए जो बिहेवियर है उसे सुधारने में हेल्पफुल है। इस किताब में फ्रेंड्स 20 चैप्टर्स हैं। हमने इस किताब के 2 हिस्सों या कहो 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ये किताब क्या करने के लिए आपको कहती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंसेंटिव डिजायर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैसों के प्रति अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए जो पहला और सबसे बड़ा काम करने के लिए कहती है ये बुक, वो है कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप सच में अमीर और सफल इंसान बनना चाहते हो तो कंपाउंडिंग की वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग का मतलब किसी चीज का स्लोली लगातार बढ़ते रहना, लाइक मनी। कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल चीज होने के बावजूद भी हम इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें सब कुछ रातों रात चाहिए। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे हासिल की? उनकी लाइफ पर 2000 से भी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। मोस्टली किताबें यही बताती हैं कि वो एक अच्छे निवेशक हैं, लेकिन कुछ किताबें ही बताती हैं कि वॉरेन बफेट की इतनी संपत्ति सिर्फ एक बेस्ट इन्वेस्टर होने के कारण नहीं, बल्कि बचपन से एक अच्छे इन्वेस्टर होने की वजह से है। बफेट एक सेंचुरी के 3/4 हिस्से तक असाधारण इन्वेस्टर बने रहे। जब ये किताब लिखी गई तब वॉरेन बफेट की टोटल शुद्ध संपत्ति $84.5 बिलियन थी, जिसमें से $81.5 बिलियन 65 की उम्र में उनके पास आई। अगर वे 10 की जगह 30 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करते और तब भी सेम इन्वेस्टिंग रिटर्न लेते जैसे कि वे 22% हर साल लेते आए थे, तो उनकी संपत्ति आज $11.9 मिलियन होती। उनकी टोटल संपत्ति का 99.9% कम, और फिर शायद उन्हें कोई याद भी नहीं रखता। वॉरेन बफेट बेस्ट इन्वेस्टर तो थे, लेकिन सबसे बेस्ट इन्वेस्टर नहीं। हेज फंड रिनोसेंस टेक्नोलॉजी के हेड जिम साइमंस ने अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग पर ईयरली 66% का रिटर्न हासिल किया। 66%। आप इमेजिन कर सकते हो वो किस लेवल के इन्वेस्टर होंगे। और वॉरेन बफेट जबकि 22% रिटर्न लेने में कामयाब थे। लेकिन इस किताब को लिखते समय साइमंस की टोटल संपत्ति सिर्फ $21 बिलियन थी। ये बात कितनी फनी लगती है। वॉरेन बफेट के मुकाबले उनके पास 75% कम संपत्ति थी। लेकिन आखिर कैसे? इसका जवाब है कि साइमंस ने इन्वेस्टिंग 50 की एज में स्टार्टिंग की। उनके पास समय ही नहीं था। आखिर अगर उन्होंने वॉरेन की तरह 10 साल की एज में ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया होता तो आप काउंट भी नहीं कर सकते कि आज उनके पास कितनी संपत्ति होती। दोस्तों, वो कहावत किसी ने सही कही है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। कंपाउंडिंग एक ऐसी ताकत है जो टाइम तो लेगी, लेकिन आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके बावजूद लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली लोगों के पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। इतने लंबे समय तक कोई भी इंतजार नहीं करना चाहेगा। दूसरी बड़ी बात, लोग इन्वेस्टिंग में सिर्फ बड़े से बड़ा रिटर्न हासिल करने में लगे रहते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा नहीं करते थे। बड़ा रिटर्न सिर्फ
एक आध बार ही सफल होता है, इसे दोहराया नहीं जा सकता। इसकी जगह आप कम लॉस खाकर अच्छी रिटर्न लेते रहो तो इसे बरकरार रखा जा सकता है। तब कंपाउंडिंग का नियम वहां काम करता है। दूसरा काम जो ये किताब हमें करने के लिए कहती है वो है सेव मनी। पैसों के लिए हमारा सबसे खराब बिहेवियर कि पैसों को सेव करने की जगह पैसों को बर्बाद करना। सेविंग के नजरिए से लोग 3 कैटेगरीज में आते हैं। एक वे जो बचत करते हैं, एक वे जिन्हें नहीं लगता कि वे बचत कर सकते हैं, और तीसरे वे जिन्हें लगता है कि उन्हें बचत की जरूरत है ही नहीं। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनके दिमाग में यही बात होगी कि अच्छी इन्वेस्टिंग, अच्छा प्रॉफिट और हमारी संपत्ति बढ़ने लगेगी। लेकिन आपको बता दें, संपत्ति का बढ़ना आपकी अच्छी इनकम या शेयर्स पर अच्छा रिटर्न लेने पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके द्वारा की गई सेविंग पर डिपेंड है। देखो फ्रेंड्स, इनकम का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं और शेयर्स पर अच्छा रिटर्न मिलना वो भी हर बार, ये भी हमारे हाथ में नहीं। लेकिन सेविंग ही ऐसी ताकत है जो हमारे हाथ में है। सेविंग की पावर को लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके हाथ में है। लेकिन पैसों को लेकर जो हमारा बिहेवियर है उसी के कारण हम पैसों को सेव नहीं कर पाते। ये बिहेवियर क्या है? बढ़ती इनकम के साथ बढ़ते खर्चे और शौक, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, अपनी चादर के बाहर पैर पसारना, पैसों का दिखावा करना, ये सब वे कारण है जो हमें पैसों की सेविंग करने से रोकते हैं। लोगों का कहना होता है कि नहीं, हम तो दिखावा नहीं करते, हम तो जो जरूरी है बस वही खरीदते हैं। लेकिन याद रखिए, जब लोगों को आपको देखकर ये पता लगने लगे कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो समझ लेना आप बर्बादी की राह पर हो, क्योंकि उस कंडीशन में आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका ईगो, आपके अंदर जन्म ले लेता है। और ईगो किस तरह से इंसान को बर्बाद करता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ी बहुत बचत करते हैं उनके लिए भी एक एडवाइस है। अक्सर लोग किसी खास चीज जैसे फोन, एसी, लैपटॉप या किसी और खास चीज के लिए सेविंग करते हैं। एक अच्छी बात है, लेकिन राइटर का मानना है कि सेविंग के लिए आपके पास कोई वजह होना जरूरी नहीं है। फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपकी सेविंग आपके लिए सगे भाई की भूमिका निभाएगी। इसीलिए आज से ही सेविंग शुरू करें। तीसरा काम, गलती के लिए जगह रखना। फ्रेंड्स, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो संभावनाओं पर डिपेंड करते हैं। यहाँ कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि आने वाले कल में क्या होगा। यही हमारी योजनाओं पर भी लागू होता है, जो हम अपने पैसों को लेकर बढ़ाने और अपने करियर बनाने के लिए बताते हैं। हम फ्यूचर के लिए योजना हिस्ट्री को ध्यान में रखकर करते हैं। हम सोचते हैं कि हिस्ट्री में कौन सी योजना कैसे कामयाब और कैसे नाकामयाब रही, लेकिन फ्यूचर हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं होता। हम उन चीज़ों की तैयारी तो कर सकते हैं जिनकी हमें जानकारी है, लेकिन जिनकी जानकारी नहीं है उनका क्या? अगर आपकी योजना सफल होने के 95% चांस है और असफल होने के सिर्फ 5% चांस है, तो भी याद रखिए, हो सकता है वो 5% एक बड़ा विनाश लेकर आए और आपके 95% पर भारी पड़े। एक और बात, आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपके इस 5% के कारण बुरे हालात तो जरूर देखने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन के लिए बुक हमें समझाती है कि गलती के लिए जगह जरूर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई बड़ा फाइनेंशियली लॉस हो जो आपको बर्बाद ही कर दे और आप दोबारा उठकर खड़े हो ही ना पाओ। गलती के लिए जगह का मतलब एक ऐसा कैश और एक ऐसी योजना जो आप तब काम में ले सको जब आपकी सारी योजनाएं फेल हो चुकी हो। इंपॉर्टेंट्स ये नहीं कि आप अपनी इन्वेस्टिंग पर कितनी अच्छी रिटर्न ले लेते हो, इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप गेम में कब तक बने रहते हो। अच्छे रिटर्न बार बार मिलना मुश्किल है। बचत ही वो राशि हो सकती है जो आपके दिवालियेपन में आपको बचा सकती है। दोस्तों, आप चाहकर भी फ्यूचर की घटनाओं का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप हैरान हो जाओगे कि कितनी ही कंपनियां ऐसे कारणों की वजह से बंद हो गई जिनको उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। एक स्टोर इसलिए बंद हो गया क्योंकि उनके एक कस्टमर ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कंप्लेंट कर दी कि दूसरा कस्टमर डॉग को लेकर अंदर आया था। इस स्टोर के मालिक ने कभी ऐसा इमेजिन किया भी नहीं होगा। इसलिए आपके पास बैकअप होना जरूरी है। चौथा काम, कुछ भी मुफ्त नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, कोई ना कोई प्राइस जरूर होती है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि कुछ के प्राइस लेबल पर दिख जाते हैं तो कुछ के नहीं। हमें जो भी चीज चाहिए हमें उसकी सही कीमत चुकानी पड़ती है, तभी हम वो चीज हासिल कर सकते हैं। उसी तरह
अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो यहाँ भी आपको कुछ कीमतें चुकानी पड़ती हैं, लेकिन लोग अक्सर इन कीमतों को चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम के लिए तो उन्हें लगता है कि वे बच गए, लेकिन बाद में उन्हें डबल भरपाई करनी पड़ती है। लेकिन जो सही तरीके से कीमत चुकाते हैं उनके इनाम भी उतने ही शानदार होते हैं। ये कीमतें आखिर है क्या? अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। फ्रेंड्स, यही वो कीमतें हैं जिन्हें ज्यादातर इन्वेस्टर इग्नोर करना चाहते हैं और इन कीमतों को चुकाए बिना शेयर्स पर अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। जो इंसान एक कार खरीदना चाहता है उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला वो कि सही कीमत चुकाकर वो नई कार खरीद ले, या फिर कम पैसों में कोई सेकंड हैंड खरीद ले, या फिर कार चोरी ही कर ले। ज्यादातर लोग बीच वाला ऑप्शन ही जरूर चुनते हैं। यही सेम पैटर्न पैसों पर भी लागू होता है। या तो शेयर मार्केट में बने रहने के लिए और बढ़िया रिटर्न हासिल करने के लिए कीमत चुकाएं, नहीं तो कम रिस्क लेकर कोई छोटी मोटी इन्वेस्टिंग करो जिसका प्रॉफिट भी सिर्फ नाम मात्र ही होगा। और तीसरे वो चोर हैं जो ट्रेड इन या ट्रेड आउट करते हैं और एक दिन चोर की तरह पकड़े जाते हैं। मेन बात तो यही है कि अगर इन्वेस्टिंग के बादशाह बनना चाहते हो तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो आपके पैसों के प्रति आपके बिहेवियर को सुधारने में हेल्पफुल है। आप इन्हें फॉलो करके अपने बिहेवियर को सुधार सकते हो, एक कामयाब इंसान बन सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।